हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में 3 अप्रैल 2025 के करंट अफेयर कवर करेंगे। करंट अफेयर की पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सबसे पहले कल के क्वेश्चन की बात करेंगे। कल मैंने आपसे बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था। मेरा सवाल यह था कि इतिहास में शाहनामा नाम की जो किताब है ये किसके द्वारा लिखी गई है। तो जिन लोगों ने भी आंसर दिया है फिरदौसी, उन सभी का आंसर सही है। और कुछ ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने आंसर को ज़्यादा अच्छे से एलैबोरेट किया है या फिर सबसे पहले सटीक आंसर किया है, मैं उनके नाम लेता हूँ। तो पहले स्टूडेंट हैं फातिमा मुंडाल। इसके अलावा एक स्टूडेंट है, इन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है रैंकअप 3004 से, इनका भी आंसर सही है। निशा यादव, निधि कुमारी, मयंक सिंह सेंगर और रोहित शुक्ला, ये कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने पहले और सटीक आंसर दिया है। बाकी और भी स्टूडेंट जिन्होंने फिरदौसी आंसर किया है, उन सभी के आंसर सही है। अब शाहनामा के बारे में समझ लेते हैं। आपको पता है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग किताब है। इस किताब को फिरदौसी के द्वारा साल 1010 में लिखा गया था, 1010 एडी में। ठीक है, इस किताब को लिखने में फिरदौसी को पूरे 30 साल लग गए थे। अब आप खुद सोच के देखिए कि किसी किताब को लिखने में 30 साल अगर लग रहे हैं तो क्या ऐसा इस किताब में लिखा गया होगा। तो इस किताब का पहले तो मतलब आप समझ लो। शाहनामा का मतलब यह है कि ये शाही किताब है, या फिर आप ये बोल सकते हो फॉर द किंग्स, मतलब राजाओं के लिए लिखी गई ये किताब है उस टाइम पर। और ये एक ऐसी किताब है जिसमें फिरदौसी के द्वारा 60,000 दोहे लिखे गए हैं। एक दो नहीं, 60,000। और इन सभी दोहों के जरिए ये बताया गया है इस किताब में कि एक राजा कितने तरीके से भोग विलास की वस्तुएं यूज कर सकता है। मतलब एक राजा की लाइफ में जो भी चीजें होती हैं वो सब शाही होनी चाहिए। तो शाही मतलब भोगने वाली जो वस्तुएं होनी चाहिए वो कैसी कैसी हो सकती है। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको दिखाता हूं। इस किताब में लिखावट तो है ही, साथ में फिरदौसी ने पेंटिंग के भी जरिए बहुत सारी चीजें दर्शाई हुई है। जैसे कि आप इस पिक्चर को देखें तो आप यहां पर समझ सकते हो कि एक राजा है, वो अपनी रानी के साथ अकेले के पल बिता रहा है। साथ में इसकी और भी कई सारी रानियां हैं जो साथ में चल रही हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, एक राजा युद्ध के मैदान में किस तरीके से विलास कर सकता है, तो वो भी है। युद्ध के मैदान में वो एक ऐसा योद्धा हो जाना चाहिए कि उसे उसी में मजा आने लगे, लोगों के सर काटते हुए। इसी तरीके से आप यहां पर देख सकते हो। तो इस तरीके से पिक्चरों के थ्रू दर्शाया गया है, तभी इसे शाहनामा बोला जाता है, शाही किताब या फिर फॉर द किंग्स। और एक बात और ध्यान रखें, यह किताब फारसी भाषा में लिखी गई है। और स्पेशली इस बुक को फारस के राजाओं के ऊपर लिखा गया था। ठीक है, और महमूद गजनबी के दरबार में फिरदौसी ने इस किताब को प्रस्तुत किया था। और महमूद गजनबी जो था वो काफ़ी प्रसन्न हुआ था और वो इसी किताब से देख देख के अपने जीवन में भोग विलास की वस्तुओं को उतारता था। अब शुरू करेंगे आज के करंट अफेयर। अभी हाल ही में ये कौन हैं जिनको उगादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो उगादी पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं मैना स्वामी। क्या नाम है इनका? मैना स्वामी। और ये पुरस्कार आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। इनको हिस्टोरिक रिसर्च और सोशल सर्विसेज के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बेसिकली ये एक आर्कियोलॉजिस्ट भी हैं। तो इतिहास के क्षेत्र में इन्होंने जिस तरीके से कार्य किया हुआ है, इतिहास के कई सारे तथ्यों को जोड़ तोड़ कर निकाला है और सरकार के सामने प्रस्तुत किया है, इस वजह से सम्मानित किए गए हैं। इवन इतना ही नहीं, इन्होंने 100 से ज़्यादा इतिहास के ऐसे इंस्क्रिप्शन मतलब शिलालेख जिनको दूसरी भाषाओं में भी डिकोड किया है, जैसे कि तेलुगु, संस्कृत और कन्नड़ भाषाओं में इन्होंने पुराने शिलालेखों को ट्रांसलेट भी किया है। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप लोग विजयनगर अंपायर के बारे में तो जानते ही हैं। तो विजयनगर अंपायर से जुड़े हुए बहुत सारे क्लूज और दस्तावेज भी इन्होंने आंध्र प्रदेश सरकार को निकाल के दिए हैं, जिसके लिए इनको आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के द्वारा सम्मानित किया गया है मैना स्वामी पुरस्कार से। और इस पुरस्कार के साथ 50,000 रुपये की धनराशि दी जाती है। इस पुरस्कार के साथ और भी कई चीज़ें दी जाती हैं, जैसे कि एक प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है, साथ में एक मेडल भी दिया जाता है जिसको बोलते हैं हंस मेडल। ये कौन सा राज्य है जहां पर हर साल 1 अप्रैल को उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये है उड़ीसा। उड़ीसा में 1 अप्रैल को स्थापना दिवस मनाया जाता है हर साल, क्योंकि उड़ीसा की स्थापना राज्य के रूप में 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। और ये काफ़ी स्ट्रगल के बाद हुई थी। वैसे मैं आपको बताऊं, 1911 में जब दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था दिल्ली में, और उस टाइम पर भारत का वायसराय था लॉर्ड हार्डिंग।
तो हार्डिंग की अध्यक्षता में जब दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया तो वहीं पर फैसला लिया गया कि ये जो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल को अब दो अलग और हिस्सों में बांटा जाएगा। मतलब पश्चिम बंगाल का एक नया प्रोविंस बनेगा ऊपर नॉर्थ में, वो कहलाएगा बिहार, और साउथ की तरफ एक प्रोविंस बनेगा, वो कहलाएगा उड़ीसा। तो ओवरऑल क्या हुआ कि 1911 के बाद 1913 में बिहार और उड़ीसा नाम के अलग अलग प्रोविंस बनाए गए, लेकिन ये जो बंगाल कॉलोनी था इसके अंतर्गत ही आते थे, और बंगाल से ही जो फैसले लिए जाते थे वो सारे ही अप्लाई हुआ करते थे बिहार और उड़ीसा के ऊपर, जिसकी वजह से धीमे धीमे करके जो उड़ीसा के लोग थे इन्होंने अपना हक मांगना शुरू किया और ब्रिटिश हुकूमत के सामने बहुत बार प्रोटेस्ट किया गया। और 1913 से लेकर आखिरकार 1936 तक ये प्रोटेस्ट चलते रहे और 1936 में जाकर उड़ीसा को एक नए राज्य के रूप में स्थापित कर दिया गया। उड़ीसा के पहले गवर्नर अपॉइंट किए गए थे जॉन हुब्बक। क्या नाम है? जॉन हुब्बक। और यही कारण है कि 1 अप्रैल को हर साल उड़ीसा में उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है, स्थापना दिवस। और इस टाइम पे उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? ये हैं मोहन चरण मांझी। कौन है? मोहन चरण मांझी। पिछले साल ही विधानसभा के इलेक्शन हुए हैं उत्तराखंड उड़ीसा में, और यहाँ पर बीजेपी ने नई सरकार बनाई है। इससे पहले नवीन पटनायक की सरकार थी यहाँ पर। अभी हाल ही में वित्त मंत्रालय का एक डेटा आया है और इससे पता लगा है कि मार्च के महीने में पूरे भारत के यूपीआई ट्रांजैक्शंस की वैल्यू कितनी थी। मतलब कहने का यह है कि पूरे भारत में जितने भी यूपीआई ट्रांजैक्शन किए गए हैं, अगर उसकी ओवरऑल हम वैल्यू निकालें तो वो कितनी रही। तो ये ट्रांजैक्शन 24.77 ट्रिलियन रुपीस के किए गए हैं और ये आज तक का अपने आप में रिकॉर्ड हो गया है। अगर लास्ट ईयर के कंपैरिजन में देखा जाए तो आप ये समझ लीजिए कि करीब 13% की बढ़ोतरी यहाँ पर देखने को मिली है। ओके, और 2024 में ओवरऑल की अगर हम बात करें, जैसे 2023 से लेकर 2024 तक ओवरऑल पूरे 12 महीने की हम बात करें तो उस टाइम पर ट्रांजैक्शन हुए थे 199 ट्रिलियन रुपीस के। अब यहाँ पर अगर 2024 से 2025 तक के सत्र की हम बात करें, क्योंकि 2024 से 25 का सत्र खत्म हो गया है 31 मार्च को, और 1 अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर लग जाता है, तो इस बार यही ट्रांजैक्शन की वैल्यू बढ़कर 260 ट्रिलियन रुपीस हो गई है। सो नाउ यू कैन इमेजिन कितनी तेजी के साथ भारत में यूपीआई ट्रांजैक्शन लोग अडॉप्ट कर रहे हैं। दुनिया में ऐसा कोई भी देश नहीं है जो कि यूपीआई ट्रांजैक्शंस के ऊपर इतनी तेजी से स्विच कर रहा हो। चाहे आप लंदन चले जाइए, अमेरिका चले जाइए, वहां पर आज भी कैश का लेन देन का ही प्रचलन है बहुत ज़्यादा, लेकिन यूपीआई ट्रांजैक्शन के मामले में भारत नंबर 1 पे है। मार्च का महीना निकल चुका है। वित्त मंत्रालय के द्वारा रिपोर्ट जारी करी गई है। भारत सरकार ने मार्च 2025 में कितना जीएसटी कलेक्ट किया है ओवरऑल पूरे देश भर से। तो इस बार मार्च के महीने में 1.96 लाख करोड़ का जीएसटी कलेक्ट हुआ है और इसमें जो बढ़ोतरी हुई है ये 9.9% की बढ़ोतरी हुई है। अब अगर ओवरऑल हम बात करें तो जीएसटी के अंदर क्या क्या आ जाता है, तो इसमें सीजीएसटी आ जाता है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा होता है, एसजीएसटी आ जाता है जो कि स्टेट गवर्नमेंट का होता है, आईजीएसटी आ जाता है जो कि इंटर स्टेट चार्ज लगता है, और साथ में सेस होता है। इसमें सेस आपको पता है कैसा टैक्स होता है? ये टेम्परेरी टैक्स होता है। मतलब जैसे मान लीजिए सरकार को किसी चीज़ में नुकसान हुआ है तो उस नुकसान की भरपाई के लिए सरकार बोल सकती है कि हाँ भाई अगले 3 महीने तक एक्स्ट्रा इस चीज़ पर मैं टैक्स लूँगा, या फिर अगले 6 महीने पर तक आपको एक्स्ट्रा इतना टैक्स देना होगा। दैट इज़ कॉल्ड सेस। और जैसे ही उस नुकसान की भरपाई हो जाती है उस टैक्स को बंद कर देती है सरकार लगाना। अब अगर फरवरी के महीने की बात करें तो फरवरी 2025 में 1.84 लाख करोड़ जीएसटी वसूला गया था, और उससे पहले अगर जनवरी के महीने की बात करें तो उस टाइम पर 1.95 लाख करोड़ था। तो पिछले 3 महीने में अभी तक का सबसे ज़्यादा जीएसटी मार्च के महीने में वसूला गया है 1.96 लाख करोड़। जीएसटी जिसको बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स, क्या आप जानते हो पूरे दुनिया में सबसे पहला कौन सा देश है जिसने इसको अप्लाई किया था? तो ये है फ्रांस, और इसको पहली बार भारत में 1 जुलाई 2017 में अप्लाई किया गया था। भारत का एक कौन सा राज्य है जहां पर अभी हाल ही में यहां की जनजातियों के द्वारा सरहुल नाम का त्यौहार मनाया गया है? तो यह है झारखंड। देखिए पूरे देश में तो सैकड़ों जनजातियां हैं, हमें पता है हर एक राज्य में जनजातियां पाई जाती हैं, लेकिन झारखंड की जनजातियों के द्वारा ये जो सरहुल नाम का त्यौहार मनाया जाता है
वो पूरे देश भर में सबसे बड़ा, या फिर आप बोल सकते हो सबसे ज़्यादा लोगों के द्वारा जनजातियों में मनाया जाने वाला त्यौहार है। अब ये जो सरहुल नाम का त्यौहार है, इसको 3 दिन के लिए मनाया जाता है और 1 अप्रैल से ये चालू होता है। मतलब आज है 3 अप्रैल, आज इसका समापन होगा। इसमें जो झारखंड की आदिवासी जनजातियां हैं वो साल के पेड़ की पूजा करती हैं और साथ में सरना माता की भी पूजा करती हैं। इनको क्या बोलते हैं? सरना माता, ठीक है। और इसके अलावा सूर्य देवता की भी पूजा करते हैं और अर्थ मतलब इस पृथ्वी की भी पूजा करती हैं ये जनजातियां। इन सब की पूजा इसलिए करी जाती है इनके द्वारा कि ये थैंकफुल होते हैं कि प्रकृति की वजह से ही इन्हें अन्न मिल रहा है, जिसकी वजह से इनका पेट भर रहा है। और इसे कई सारे रिचुअल्स के साथ मनाया जाता है। बहुत सारी यहाँ पर डिशेस बनती हैं, क्विज़िन्स बनती हैं आदिवासियों की, और काफ़ी धूमधाम से इसको मनाया जाता है। इवन एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है स्टैटिक जीके का कि ये कौन सा आदिवासियों का त्यौहार है जो कि सबसे ज़्यादा बड़े लेवल पर भारत में मनाया जाता है, तो आपका आंसर होगा सरहुल। और झारखंड में इस टाइम पर मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन और यहाँ के गवर्नर हैं संतोष कुमार गंगवार। वैसे झारखंड में कौन कौन सी जनजातियाँ पाई जाती हैं, क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं? चलिए एक तो मैं आपको बता देता हूँ, सबसे जो मेन ट्राइब झारखंड में पाई जाती है उसको बोलते हैं मुंडा जनजाति, ठीक है। ये कौन हैं जिनके द्वारा अभी बिहार में 800 करोड़ के नए मल्टीपल प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए हैं? तो होम अफेयर्स मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा लॉन्च किए गए हैं 800 करोड़ वर्थ के कई सारी योजनाएं और प्रोजेक्ट बिहार के अंदर। स्पेशली इन 800 करोड़ में से जो 421 करोड़ की धनराशि है उससे पूरे बिहार के अंदर अर्बन एरियाज़ का डेवलपमेंट किया जाएगा और हाउसिंग डिपार्टमेंट यहाँ पर शिरकत करेगा। कहने का मतलब यह है कि बिहार में इस पैसे की मदद से जो गरीबी रेखा के नीचे लोग हैं उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सरकार की तरफ से घर बनाकर दिया जाएगा। साथ में बिहार के बहुत सारे ऐसे अर्बन एरियाज़ हैं जहाँ पर हाइजीन को लेकर समस्या है या फिर जल भराव बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि नालियाँ हो गई, नाले हो गए, उनकी निकासी के संसाधन अच्छे नहीं हैं, तो ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर किया जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसी पूरे बजट में से 181 करोड़ की धनराशि आवंटित करी गई है पुलिस के लिए और इस पैसे की मदद से बिहार के अंदर 133 नई पुलिस बिल्डिंग्स बनाई जाएंगी। बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, वो भी इस दौरान मौजूद थे और साथ में बिहार के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी भी मौजूद थे। अच्छा, बिहार के गवर्नर कौन है इस टाइम पे? तो पहले केरल के गवर्नर थे कुछ महीने पहले, अभी हाल फिलहाल में ही अपॉइंट किए गए हैं आरिफ मोहम्मद खान, ठीक है। ये बिहार के गवर्नर हैं इस टाइम पे। मियामी ओपन 2025 का विमेन सिंगल टाइटल किसने अपने नाम कर लिया है? तो जो आपको पिक्चर में दिख रही हैं ये बेलारूस की खिलाड़ी हैं और इनका नाम है आरेना सेबेलेंका। और सेबेलेंका ने फाइनल में अमरीकी खिलाड़ी जेसिका पेगुला को हराया है और इन्होंने पेगुला को 7-5 से हराया है फाइनल में। और इसी विक्ट्री के साथ सेबेलेंका का 19वां टाइटल था ये, और इसके साथ इनको $1.1 मिलियन की धनराशि भी दी गई है फर्स्ट प्राइज के रूप में। आपको याद होगा कल मैंने आपको बताया था मियामी ओपन 2025 में मेन सिंगल टाइटल किसने जीता है? तो ये चेक रिपब्लिक के खिलाड़ी हैं। इनका नाम क्या है, ज़रा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, मैं देखना चाहता हूँ एक ही दिन में आप भूल तो नहीं गए। हिंट दे देता हूँ, केवल 19 साल के हैं और इन्होंने अपने से दुगनी उम्र के नोवाक जोकोविक को हरा दिया है, जो कि वर्ल्ड चैंपियन लंबे अरसे तक रह चुके हैं। और इन्होंने अपने जीवन का एक पहला टाइटल जीता है और नोवाक जोकोविक का सपना तोड़ दिया है 1001वें टाइटल का। हाल ही में ये कौन सी विमेंस खिलाड़ी हैं जिन्होंने JSW इंडिया ओपन में विमेंस टाइटल अपने नाम किया है? तो ये हैं अनाहत सिंह, द वन एंड ओनली अनाहत सिंह। पिछले कुछ समय से काफ़ी न्यूज़ में हैं और ये इस वजह से क्योंकि इनकी एज काफ़ी कम है और इतनी कम एज में आपको बता दूं इन्होंने मल्टीपल टाइटल्स जीत लिए हैं। अनाहत सिंह एक स्क्वैश खिलाड़ी हैं और ये 17 साल की हैं इस टाइम पर और 17 ईयर्स की एज में ये इनका 6वां टाइटल है जो कि इन्होंने इस बार जीता है। और फाइनल में इन्होंने हेलेन तांग को हराया है, ठीक है, हेलेन तांग। अब इसी में आपको ध्यान रखना है JSW इंडिया ओपन में मेंस सिंगल टाइटल किसने जीता है? तो ये जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं ये इजिप्ट के खिलाड़ी हैं और इनका नाम यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये हैं करीम एल टॉर्की। क्या नाम है? करीम एल टॉर्की। और इन्होंने फाइनल में भारत के खिलाड़ी अभय सिंह को हराया है 3-1 से। तो मेंस में करीम एल टॉर्की ने जीता है और विमेंस में अनाहत सिंह ने जीता है।
ये कौन से दो देश हैं जिनके बीच में टाइगर ट्रंप मिलिट्री एक्सरसाइज का चौथा संस्करण आयोजित किया जा रहा है? तो टाइगर ट्रंप हमेशा कंडक्ट करी जाती है भारत और अमेरिका के बीच में, और ये ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है। ट्राई सर्विस का मतलब इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों इसमें हिस्सा लेंगे। अब इसका वेन्यू क्या है इस बार का? तो ये विशाखापत्तनम में आयोजित करी जा रही है, पहली चीज़, जो कि सबसे बड़ी ईस्टर्न नेवल कमांड है भारत की, और इसकी शुरुआत 1 अप्रैल को हो चुकी है। काफ़ी लंबी एक्सरसाइज चलेगी, 13 अप्रैल को इसकी जो ओपनिंग सेरेमनी 1 अप्रैल को हुई है, ये भारतीय नेवल शिप INS जालस्व में हुई है। कहाँ पर? INS जालस्व में। अब इसकी जो क्लोजिंग सेरेमनी आने वाले 13 अप्रैल को होगी, वो US का जो नेवल शिप आया हुआ है, इसका नाम है कॉमस्टॉक, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कॉमस्टॉक, तो इसमें आयोजित करी जाएगी। वैसे US की तरफ से एक और नेवल शिप आया है, इसका नाम है राल्फ जॉनसन। बाकी मैंने PDF में सारी चीज़ें डिटेल मेंशन कर दी है, वो इसीलिए मैं कर देता हूँ कि बाद में कोई कन्फ्यूज़न रह जाए तो आप PDF से एक बार पढ़ लें तो सारा आपका समाधान हो जाता है। बाकी भारत की तरफ से और भी इक्विपमेंट हिस्सा ले रहे हैं, मल्टीपल शिप्स हिस्सा ले रहे हैं। INS जालस्व तो मेन है ही है, इसके अलावा INS मुंबई, INS शक्ति, INS घड़ियाल, ये सारे हिस्सा ले रहे हैं। अगर एयरक्राफ्ट की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स का C-130 एयरक्राफ्ट भी हिस्सा ले रहा है। एयरफोर्स की तरफ से Mi-17 हेलीकॉप्टर्स हिस्सा ले रहे हैं, और साथ में पेट्रोल एयरक्राफ्ट P-8I भी हिस्सा ले रहा है इसमें। तो ये सारे इक्विपमेंट्स भारत की तरफ से होंगे। ये कौन सा राज्य है जिसने पूरे साल भर के लिए एक नया अभियान शुरू किया है जिसका नाम है हनत लंग पुई? क्या नाम है? हनत लंग पुई। और ये एक क्लीनलीनेस ड्राइव प्रोग्राम है। तो इसको लॉन्च किया गया है मिजोरम सरकार के द्वारा, और इसकी शुरुआत 1 अप्रैल से करी गई है, और ये अगले साल 31 मार्च तक चलेगा ये प्रोग्राम। ये प्रोग्राम कुछ इस तरीके का है कि मिजोरम के अंदर साफ सफाई के लिए पूरा अभियान चलेगा। चाहे कोई भी विभाग हो, हर जगह पर साफ सफाई के लिए प्रोग्राम चलाया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर मिजोरम के अंदर जितने भी सरकारी हॉस्पिटल्स हैं उनमें कैंपेन लगाए जाएंगे, और टाइम टू टाइम विजिट भी किया जाएगा गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की तरफ से। लगातार इंस्पेक्शन होता रहेगा कि हाँ, साफ सफाई का ध्यान रखा जा रहा है कि नहीं, मरीजों के बेड या फिर जो उनकी बेडशीट्स हैं वो प्रॉपर बदली जा रही हैं कि नहीं, सिरिंज या इंजेक्शंस का हाइजीन रखा जा रहा है या नहीं। ये सारी चीज़ें एक नॉर्म्स के तहत दी गई हैं और उन्हें फॉलो किया जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो बच्चों के सरकारी स्कूल हैं वहाँ पर भी उनके टॉयलेट साफ़ हैं या नहीं है, बच्चों को साफ़ खाना दिया जा रहा है कि नहीं, ये सब कुछ क्लीनलीनेस के अंदर आ जाता है, और इसको अगले 1 साल तक चलाएगी मिजोरम सरकार। मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं लाल दुहोमा। कौन है? लाल दुहोमा। और यहाँ के गवर्नर हैं विजय कुमार सिंह। ये कौन है जिनके द्वारा एक पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसका नाम है नीति NCAER? यहाँ पर नीति NCAER का मतलब है नीति आयोग, नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च। तो इसको लॉन्च किया गया है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन के द्वारा। अब ये जो पोर्टल है, देखिए ये किस तरीके की जानकारी देगा। इस पोर्टल में 1990 से लेकर अभी तक के जितने भी फाइनेंस रिफॉर्म हुए हैं उन सब की जानकारी दी गई है। मतलब एक तरीके से इस पोर्टल में जाके आप ये देख सकते हो कि अभी तक टैक्सेशन में क्या क्या बदलाव आया है पिछले करीब 30 साल में। सरकार ने यहाँ पर स्टेट्स की रिपोर्ट भी दी हुई है कि प्रत्येक वर्ष किस किस राज्य को कितना कितना पैसा दिया गया है, और उस पैसे से हर एक राज्य के अंदर क्या क्या काम हुआ है। साथ में हर एक राज्य की फिस्कल रिपोर्ट भी दी गई है, इकोनॉमिक डैशबोर्ड भी दिया गया है, और डेटा रिपोजिटरी भी दिया गया है। सब कुछ मतलब इकोनॉमी से रिलेटेड पिछले 30 साल की रिपोर्ट इस पोर्टल में दी गई है। और आपको पता है ये जो NCAER है, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, इसकी स्थापना जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1956 में करी गई थी पहली बार नई दिल्ली में, और इसी के अंतर्गत आज तक टैक्सेशन सिस्टम भी चला आ रहा है। इसी के अंतर्गत हमारी अर्थव्यवस्था में जितने भी नए डेवलपमेंट होते हैं वो सब आते हैं। इवन GST भी इसी के अंतर्गत आया है। ये कौन है जिनके द्वारा माई भारत कैलेंडर लॉन्च किया गया है बच्चों की समर वैकेशन को प्रोडक्टिव बनाने के लिए? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभी मन की बात का जो शो था, ये 120वां शो था, और मन की बात जो प्रोग्राम आता है जिसमें PM नरेंद्र मोदी बच्चों से बात करते हैं, उस दौरान एक माई भारत नाम का कैलेंडर लॉन्च किया गया है। इस कैलेंडर में बहुत सारी ऐसी जगहें भारत की आइडेंटिफाई करी गई हैं जहां पर पेरेंट्स से यह आग्रह किया गया है कि इस बार आप अपने बच्चों को इन जगहों पर घुमाने ले जाएं। साथ में ये ऐसी जगह हैं जहां पर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुभारंभ किए गए जन औषधि केंद्र चलाए जा रहे हैं। देखिए, आयुष मंत्रालय के अंतर्गत पूरे भारत भर में गांव-गांव में जन औषधि केंद्र चलाए जा रहे हैं, जिसमें होम्योपैथी, आयुर्वेदिक दवाएं भी मिलती हैं लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट। तो एक तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी ने आग्रह किया है कि इस बार के बच्चे अपनी समर वैकेशन को प्रोडक्टिव बना सकते हैं जन औषधि केंद्रों में जाकर, उनको देख के और एक्सपीरियंस करके कि किस तरीके से सारी जन औषधि लोगों तक पहुंचाई जा रही है। और पीएम ने यहाँ पर एक और हैशटैग भी दिया हुआ है, और ये हैशटैग क्या है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, हैशटैग हॉलीडे मेमोरीज। ठीक है, तो पीएम का कहना है सभी पेरेंट्स से कि आप जाके घूमिए, वहाँ पे फ़ोटो या वीडियोस जो क्लिक करें उसको हैशटैग हॉलीडे मेमोरीज के साथ शेयर करें। जीएसपी 3.0 टेक्स्ट बुक में मेरा चल रहा है, जिसमें केवल मैं ही नहीं, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स सब कुछ आपका चल रहा है साथ के साथ, क्योंकि जीएसपी 2.0 जो था उसकी वजह से कई सारे सिलेक्शन हुए हैं। इसका मतलब है गारंटीड सिलेक्शन प्रोग्राम। यहाँ पर हम गारंटी देते हैं कि आपका एसएससी सीजीएल 2025 का निकलेगा। अगर नहीं क्वालिफाई होता है तो उसके लिए टेक्स्ट बुक की तरफ से आपका सारा पैसा रिफंड हो जाएगा, जो भी आपने कोर्स लिया होगा। कोर्स का डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। डिस्काउंट कोड है सुल्तान। नॉर्मली अगर आप देखेंगे टेक्स्ट बुक में तो 8% का डिस्काउंट चल रहा है। मेरा कोड अगर लगाएंगे तो 28 से लेकर 30% तक का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और कूपन कोड लगाने के बाद अप्लाई का बटन ज़रूर दबा दिया करें। कई बार बच्चों की क्वेरीज आती है कि सर कूपन कोड लग नहीं रहा है, तो कूपन कोड लिखने के बाद अप्लाई का बटन जब आप दबाएंगे तो आप देखेंगे कि पैसे आपके रिड्यूस हो गए। वैसे जीएसपी की फ़ी अराउंड 1000 के आसपास है, जिसमें आपको पूरा बैच मिल जाता है। इसके अलावा आप टेक्स्ट बुक में कोई भी बैच लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी इस कोड का यूज़ कर सकते हैं। अब मेरा आज का सवाल है आपसे, आप में से कितने लोग बता सकते हैं दूसरा गोलमेज सम्मेलन कौन से शहर में आयोजित किया गया था, और यह कब हुआ था? यह हुआ था 1931 में। बताइए ज़रा कमेंट बॉक्स में लिखकर। और आज से जो मेरी क्लासेस होंगी वो रात में 8 बजे ही आएंगी एसएससी टेक्स्ट बुक पर, 8 PM पे। जो सुबह 10 बजे आती थी, अब टाइम बदल गया है, 8 PM पर क्लासेस आएंगी। अच्छा, एक और क्वेरी आ रही है कि सर ल्यूसेंट आपने बोला था, ल्यूसेंट की क्लासेस कहाँ पे चल रही हैं? देखिए, एक्चुअली ट्विटर कैंपेन चल रहा है और एसएससी वाला जो पंगा फंसा हुआ है, तो इस वजह से मैंने अभी ल्यूसेंट को पोस्टपोन कर दिया है करीब 15 दिन। तो आप ये मान के चलिए 15 दिन के बाद मैं ल्यूसेंट को स्टार्ट करूँगा और आपको पहले से ही पता लग जाएगा, मैं अनाउंस कर दूंगा। और 8 बजे ही शाम को होगी ल्यूसेंट सीरीज। ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, आपका दिन मंगलमय हो।